हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं खूबसूरत चुड़ैल की सनसनीखेज कहानी सुनाने जा रही हूँ। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई। कमरे में रोशनी नहीं थी, शायद हमेशा की तरह आज भी बिजली नहीं थी। कमरे में खिड़की के जरिए चांद की चांदनी दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना फ़ोन तलाश कर सका। फ़ोन मैंने जल्दी से कान के साथ लगाया। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। बचाओ बचाओ, मुझे खुदा के लिए बचाओ, मेरी मदद करो। जी कौन? रात के इस टाइम कौन हो तुम मुझे तंग करने वाले? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त अकबर। हाँ अकबर, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? यार वो मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी, वो मेरी तरफ आ रही है। कौन कौन तुमको मार देगी? हेलो हेलो अकबर, लेकिन कोई जवाब न आया। मैंने खुद अकबर का नंबर डायल किया लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब वसूल नहीं हो रहा था। मैं अचानक इसकी बातों से परेशान हो गया। अकबर की नई नई शादी हुई थी, वो मेरे साथ बैंक में काम करता था और हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मेरा नाम सफ़ीर हुसैन है और मैं एक गैर शादीशुदा इंसान हूँ और आज़ाद फितरत का मालिक हूँ। मैंने अलमारी से अपना रिवाल्वर निकाला और अकबर के घर की तरफ चल दिया। अकबर का घर कम आबादी वाले इलाके में था। घर के पास एक नहर गुजर रही थी और उसके पार एक कब्रिस्तान था। जल्दी मैं उसके घर पहुँच गया। उसका घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। 2 कमरे और बावर्चीखाना और एक छोटा सा सहन था जिसमें एक पुराना बड़ा कीकर का दरख्त था जिसके ऊपर बहुत से परिंदों के घोंसले बने हुए थे। सहन से होते हुए मैंने कीकर के दरख्त पर नजर डाली। परिंदे खामोशी से अपने घोंसलों में दबकर आराम कर रहे थे। हवेली का दरवाज़ा हमेशा की तरह खुला ही था लेकिन कमरे अंदर से बंद थे। मैंने काफ़ी देर दस्तक दी लेकिन कोई जवाब न मिला। फिर खिड़की का ख्याल आया जो नहर वाली साइड पर थी। मैं हवेली की पिछली तरफ गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि खिड़की खुली थी और खिड़की के ऊपर ताज़े खून के निशान थे। मैं खिड़की के जरिए अंदर आया। अब बिजली आ चुकी थी। मैंने बल्ब जलाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अकबर बेड के नीचे खून में लिपटा हुआ पड़ा था और भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अकबर को चेक किया तो वो इस दुनिया को छोड़ चुका था कि अचानक मेरी नज़र खून के धब्बों पर पड़ी जो किसी के नंगे पाँव के थे। यानी कोई कमरे से खिड़की की तरफ से बाहर गया था और खून के निशान इसके पाँव के जरिए फर्श पर बने हुए थे। मैंने पहले घर की तलाशी ली लेकिन भाभी का कोई पता न चला, लेकिन वो कातिल हो सकता है भाभी को साथ ले गया हो। मैंने पाँव के निशानों का पीछा करने का फैसला किया और खिड़की के जरिए बाहर आया। लेकिन मैंने थाने कॉल कर दी थी और सब हकीकत बता दी थी। या यूं के निशान, पाँव के निशान टार्च की रोशनी में बहुत वाज़ेह नजर आ रहे थे। लेकिन क्या ये निशान, ये तो नहर में जा रहे थे, यानी कातिल ने नहर पार की थी। मैं नहर पार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने 1 किलोमीटर लंबा चक्कर नहर से होकर लगाया और फिर नहर की दूसरी जानब इन पाँव के निशान तलाश करने लगा। जल्दी ताज़े पाँव के निशान मिल गए। ये निशान कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है कि अचानक मेरे कानों में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने का शोर सुनाई दिया तो मैं वापस अकबर के घर की तरफ चल दिया। मैंने अपना तारुफ करवाया और बताया कि ये निशान कब्रिस्तान में जा रहे हैं। मैं कब्रिस्तान में अकेला नहीं जा सकता, अगर आपने साथ चलना है तो चलो, क्योंकि वो कातिल भाभी को कब्रिस्तान की तरफ ले गया है। इंस्पेक्टर ने अपने 2 आदमी साथ लिए और बाकी वहाँ शफायत इकट्ठा करने लगे। हम कब्रिस्तान में दाखिल हो गए थे। कब्रिस्तान बहुत ही कदीमी मालूम पड़ता था। मैंने पहले उस कब्रिस्तान में कभी नहीं गया था। कब्रें टूट फूट का शिकार थी। पाँव के निशान अब हमें नहीं मिल रहे थे। हम लोग इधर उधर फिर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि अकबर की किसी से ज़्यादा दुश्मनी थी या कोई कारोबारी दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, अकबर बहुत ही शरीफ और ख़ानदानी इंसान था, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अच्छा, तो इसकी शादी कब और कहाँ से हुई थी? और उसने बैंक से छुट्टी ली थी? सर, सुबह उसकी हाजिरी थी। सना से उसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। इस बात को 2 हफ्ते हो गए थे। गोया इन दोनों ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर शादी भी कर ली। जी इंस्पेक्टर साहब, सना इस दुनिया में अकेली थी। माँ बाप एक हादसे में फौत हो गए। उसके चचा ने उसको पाला था, इसलिए उन्होंने भी शादी में देर नहीं की। वो कहाँ रहते हैं? वो भी इसी शहर में रहते हैं। वो भी शरीफ लोग हैं। शादी के दिन भी उनके घर गया था। बहुत नेक दिल और अच्छी फैमिली है। अचानक सिपाही ने आवाज़ दी, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर एक लड़की पड़ी है। हम एक दरख्त की तरफ चले गए। वहाँ काफ़ी दरख्त थे और एक दरख्त के नीचे भाभी सना पड़ी हुई थी और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो निशान भाभी के पाँव के थे।
क्योंकि अब उनके पाँव पर खून के निशान जम चुके थे और वो बेहोश थी। इंस्पेक्टर साहब ने गाड़ी वाले को कॉल की। वो कब्रिस्तान के पास गाड़ी लिया और हम भाभी को उठाकर कब्रिस्तान से बाहर आ गए। गाड़ी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। उसको अस्पताल ले गए। भाभी काफ़ी देर से बेहोश थी और वो बता सकती थी कि अकबर का कातिल कौन है और वो कब्रिस्तान में कैसे आई। अकबर के कफन दफन में मसरूफ था। अकबर का भाई और वालिद भी गांव से आए थे। अकबर का बड़ा भाई अकरम बहुत परेशान था क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वालिद का भी बहुत बुरा हाल था। वो तो अकबर की जिद के पीछे खामोश थे। अकबर ही जिद करके शहर आया था और बैंक में मुलाजिम हो गया था। शादी भी उसने अपनी पसंद से की थी। सना भाभी पर भी शक कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। शादी को तो कुछ दिन ही हुए थे और अभी तक अकबर की छुट्टी खत्म भी नहीं हुई थी। तो सना भाभी पर किस तरह शक किया जा सकता था, क्योंकि जब तक आपने किसी से मिलते जुलते नहीं, आपको कैसे मालूम होगा कि वो कौन है और उसकी तबीयत कैसी है। आज इस वाक़ये को 3 दिन हो गए हैं। भाभी अभी तक बेहोश थी और कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैं बैंक से वापसी पर अस्पताल का चक्कर लगाता था। अकरम भाई और अकबर की वालदा साहिबा अस्पताल में ही थे। उनको पता था कि भाभी के जरिए ही कातिल तक पहुंच सकते हैं। पुलिस के 2 आदमी भी हर वक्त ड्यूटी पर होते थे। हमेशा की तरह फारिग होकर थाने गया तो मेरी इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात हो गई। खान मेरा क्लास फेलो था और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैंने सारा वाक़या खान को बताया। इंस्पेक्टर खान किसी गहरी सोच में डूब गया और काफ़ी देर के बाद वो बोला, इस किस्म के 2-3 केस पहले भी हुए हैं। क्या मतलब, कैसे केस? खान अकेला घर, आबादी से दूर रहता था, यानी कम आबादी वाला इलाका था और इसके घर में सिर्फ वो पहले ही अकेला रहता था और फिर शादी भी अचानक और एक अनजान लड़की से। ये बात तो ठीक है, लेकिन सना भाभी तो बहुत अच्छी है, काफ़ी खिदमत करती थी अकबर। अच्छा, तो वो कहाँ है? क्या जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है और अस्पताल में दाखिल हुई और बेहोश है। चलो सफीर, अस्पताल चलते हैं, वहाँ पर ही बात वाज़ेह होगी। जब हम अस्पताल पहुँचे तो अकरम भाई वहाँ पर मौजूद थे। अकरम भाई, भाभी को होश आया? नहीं, वो अभी तक बेहोश है, टेस्ट हो रहे हैं, वो अंदर थिएटर रूम में है। हम बाहर इंतज़ार करने लगे। कुछ देर में डॉक्टर साहब आए तो खान ने पूछा, डॉक्टर साहब, अब मरीज़ा कैसी है और होश कब तक आएगा? वो खतरे से बाहर है, होश भी जल्दी ही आ जाएगा। क्या हम देख सकते हैं उसको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसको कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। हम तीनों कमरे में आए तो मैंने देखा कि खान भाभी को गौर से देख रहा था। ये सना भाभी है, अकरम ने कहा। खान ने कहा, इसको जानते हो? आओ मेरे साथ बाहर आओ। हम दोनों बाहर आए और एक तरफ को होकर खड़े हो गए तो खान ने बताया, से ये सफ़ीर, ये लड़की सना है जो हमें मिल नहीं रही थी। क्योंकि हर कत्ल होने वाले दूल्हा के साथ हमें इसकी ही तस्वीर मिली है, लेकिन ये हमें मिल नहीं रही थी। ये क्या कह रही हूँ? क्या सना भाभी कातिल है अकबर की? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शक किसी पर ही जा रहा है। मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ। हर मुक़्तिल की शादी से पहले दिन की जो तस्वीर ली जाती है वो कम से कम शादी के बाद हफ्ते बाद मिलती हैं और जब तक ये लड़की अपना काम करके गायब नहीं हो जाती थी। लेकिन ये आपके बार किस तरह से पकड़ी गई समझ नहीं आ रही। वो असल में अकबर ने कत्ल होने से पहले मुझसे बात की थी तो मैं फ़ौरन निकल पड़ा था। 5-10 मिनट में मैं उसके घर पहुंच गया तो शायद ये इस वक्त अपना काम करके निकली ही होगी। मैंने उसका पीछा किया। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं किसके पीछे जा रहा हूँ। मैं तो वो खून के निशानों का पीछा कर रहा था। इंस्पेक्टर खान ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया कि 2 लेडीज़ आए। मैंने खान से कहा, अगर ये चक्कर है तो हमें किसी दम दरूद वाले से राब्ता करना चाहिए। हाँ सफ़ीर, तुमने ठीक कहा, मेरा एक जानने वाला है बुज़ुर्ग, वो अमल करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जल्द ही 2 लेडीज़ पुलिस वाली आ गई। हम दोनों उस बुज़ुर्ग के पास चले गए। बुजुर्ग का नाम पीर बाबा शाह मुनव्वर था। वो बहुत नेक बुजुर्ग थे। उनके आस्थाना पर हर वक्त हजूम होता था, हर वक्त कोई ना कोई आपकी खिदमत में मौजूद होता था। खैर, हमने पहले कॉल की थी इसलिए वो हमारे मुंतज़िर थे। मैंने इंस्पेक्टर साहब से सारी हकीकत बाबा को बता दी। पीर बाबा ने आंखें बंद कर ली और अमल मुंह में पड़ रहे थे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? इस लड़की की हकीकत या इसको खात्मा करना चाहते हो या फिर कोई सख्त सज़ा देना चाहते हो? पीर बाबा, आप पहले हमें ये तो बताएं कि वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रही है। वो मुकम्मल इंसान नहीं है और ना ही वो मुकम्मल चुड़ैल है। वो एक इंसान और चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है, यानी चुड़ैल की बेटी है और इसका इंसान बाप इसको छोड़कर चला गया था, जिसको इसकी चुड़ैल माँ ने मार दिया था। और इसकी माँ चुड़ैल को एक हिंदू ने चिला काट कर अपनी कैद में कर लिया था, तो इसकी परवरिश इंसानों में हुई थी। उसके चचा ने इसको पाला था। चचा इसकी हकीकत से नाइल्म था। इसको अभी
तक इसके बारे में नहीं पता। जब वो इस लड़की की बार बार शादी करवा रहे हैं तो इनको शक नहीं हो रहा। आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो चुड़ैल की बेटी बहुत मासूम और भोली भाली सूरत लेकर पैदा हुई है। हर कोई इस पर एतमाद कर लेता है और वो अपना शिकार खुद ही तलाश करती है। 3-4 दिन वो अपनी खुराक भूजती है, फिर उसकी चुड़ैल वाली आत्मा जाग जाती है तो वो अपने शोहर का खून पी जाती है और हफ्तों के लिए गायब हो जाती है। जब इसके चचा को इस हादसे का पता चलता है तो वो बेचारा इसकी तलाश में था। थाने, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन और ना जाने कहाँ कहाँ तलाश करता रहा। जब वो मिलती है तो एक कहानी सुनाती है और अपने मासूम चेहरे का फ़ायदा उठाकर कुछ हफ्ते घर में आराम करती है और फिर ताज़ा दम होकर शिकार की तलाश शुरू करती है। तो क्या हर बार चचा इसको जहेज देता है? लेकिन पीर बाबा इस बार वो पकड़ी कैसे गई और वो अब तक बेहोश क्यों है? मैंने पहले ही बताया था कि वो चुड़ैल की बेटी है, लेकिन उसके अंदर इंसान का खून भी है, इसलिए वो थकावट और कमज़ोर भी महसूस करती है। इस रात जब अपना शिकार करके कब्रिस्तान की तरफ जा रही तो उसे नहर पार करना पड़ी थी। इसको मालूम हो गया था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसलिए जल्दी में वो उस दरख्त से टकरा गई और बेहोश हो गई, क्योंकि अब इस पर थकावट तारी हो गई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं? इसको जिंदा रखकर सजा देना चाहते हो या इसको ख़त्म करना चाहते हो? क्या पीर बाबा इस पर गोली असर कर सकती है? हाँ करेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसकी मौत इस गोली से वाक़ई हो जाए। इसको मारने के लिए इसी कब्रिस्तान में 3 दिन का चिला काटना होगा, जिसके बाद इस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत आ जाएगी। इसके बाद आप जो सज़ा देना चाहो वो को सज़ा से तकलीफ़ उठाएगी और आइंदा हो सकता है कि कोई गलत काम ना करे, हमेशा के लिए छोड़ दे। अब चिले के लिए कोई आदमी तलाश करो, क्योंकि मैं तो पहले ही 1 साल वाला चिला काट रहा हूँ जो आधी रात का है, तो पहले किसी रात किसी कब्र पर बैठकर करना होगा। मैं तैयार हूँ। उसने मेरे दोस्त को मारा है और न जाने कितने लोगों को शिकार बनाया है। ठीक है सफ़ीर बेटा, ये लो सत्तू के दाने। किसी पुरानी कब्र पर बैठकर इन दानों पर चिला करना है और हिसार से बाहर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी आवाज़ आए या मैं खुद आऊँ या तुम्हारा दोस्त अकबर भी आ जाए। तुमने किसी की भी किसी बात पर अमल नहीं करना है, बस मेरा बताया हुआ अमल करते रहना और दिन में किसी से कोई बात नहीं करना है। बैंक से छुट्टी ले लो। मैंने पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल ये तस्लीम नहीं कर रहा था कि भाभी एक बेरहम कातिल हो सकती है और वो एक चुड़ैल की बेटी है। रात का वक्त था, फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई तो इत्तला मिली कि भाभी सना अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गई है। इस बारे में और कुछ मालूम ना हुआ। मैंने उसी वक्त इंस्पेक्टर से बात की तो इसने कहा, सफ़ीर भाई अब वो चिल्ला करना है और ज़रूर करना होगा। खुदा ना करे वो कोई और काम कर दे और किसी की जान चली जाए। सुबह होते ही बैंक गया और बैंक से 5 छुट्टियां ली और इंस्पेक्टर खान के पास गया। मैं पुलिस स्टेशन चला गया, वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। हाँ तो छुट्टी ले ली है? हाँ जी ठीक है, चाय पी लो तो हम सना भाभी के चचा के घर चलते हैं। ठीक है मैं तैयार हूँ। मुझे इसके घर अच्छी तरह से याद है। एक पड़ोसी से पता चला कि कल रात को जहांगीर साहब का इंतकाल हो गया है, इसलिए इसको दफन करने के लिए सब लोग उसके आबाई गांव गए हुए हैं। क्या सना भाभी भी उनके साथ है? जाहिर बात है कि सना चचा जहांगीर से बहुत प्यार करती थी, उन्हें तो जाना ही चाहिए था। और उनका गांव कहाँ है? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। उनके गांव का क्या नाम है? लाल सुंदर वाला है और वो मोटरवे के साथ है। फैसलाबाद से कुछ पहले ही है। हम सबसे पहले पीर बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा, इस बात का फ़ायदा उठा लो सफ़ीर, तुम अपना चिल्ला आज रात से ही शुरू कर लो। इंस्पेक्टर खान तुम बेशक उसके पीछे गांव चले जाओ, अगर वो वहाँ नहीं मिलती या वहाँ से गायब होती है तो मुझे इत्तला करो, मैं फिर अपना अमल करके पता लगाऊंगा कि वो कहाँ है। ठीक है पीर बाबा, जिस तरह से आपका हुक्म। फिर मैं कब्रिस्तान चला गया और रात के लिए जगह तलाश करने लगा। जल्दी मुझे कब्रिस्तान के एक पुराने दरख्त के पास एक पुरानी कब्र मिल गई। मैं इस पर निशान लगाकर आ गया और खाना खाकर सो गया था। मेरी आंख शाम को 5 बजे खुली थी। अभी अंधेरा होने में कुछ देर बाकी थी। मैं अपनी जगह पर पहुंच गया। हाँ वहाँ पर मैंने खिसार खींचा तो मैं इस कब्र पर बैठ गया और चला शुरू कर दिया। पहली रात सुकून से गुजरी। इंस्पेक्टर खान सना के गांव गया हुआ था। मैं घर आकर सो गया। दिन को बहुत सी कालें आईं, लेकिन मैंने यस नहीं की। शाम 5 बजे के करीब में उठा और खाना वगैरह खाया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। अपनी जगह पर पहुंचकर मैं बैठ गया। आज मौसम भी ख़राब था, चांद का कोई नामो निशान न था। हवा तेज़ से तेज़ होती जा रही थी और मुझे चिल्ला करने में मुश्किल हो रही थी। मैं हैरान था कि जब मैं घर से निकला था तो मौसम साफ था,
لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر میں عمل کرنے ہی والا تھا کہ آسمان پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگے، ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں، بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ مجھے عمل کرنے میں مشکل تو ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ بارش حصار سے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا وہاں پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ بادل خوب برسا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ایک پانی کا قطرہ بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب صاف تھا، چاند بھی نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے مجھے انسپکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا۔ خان نے کہا، سفیر یہ عمل، یہ چلہ چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا، مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی۔ میں بھلا چلہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں چلے میں مگن رہا۔ خان نے کہا، اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو؟ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا سخت امتحان ہونے والا تھا اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، کیونکہ پہلے میں گھر میں ادا کر کے جاتا تھا۔ چلہ میں نے اپنے ٹائم پر شروع کر دیا تھا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی ہے اور وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے آئندہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ وہ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے، اس کی یہ سزا ہی بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ میں پیر بابا سے بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، میں یہ نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کس طرح پورا ہو، اور صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بھی چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ بھی میری طرف آ رہے ہیں، جس میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی شامل تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئی اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی پتھر بھی مجھے نہ لگا۔ سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ آخرکار میں نے اپنا چلہ مکمل کر ہی لیا اور اپنے دوست کا بدلہ لے لیا۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے، اور اگر آپ کو ہمارا کہانی پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن لازمی پریس کیجئے تاکہ ایسی مور انٹرسٹنگ کہانیاں آپ کو سننے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔